नमामि शमीर्षं निर्वाणरूपं विभुं कपम्ब्रं वेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निरीहं चिदाकाशिमाकाशिवासं भजेऽहं निराकार। ये विषय है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, वो सारे आसान टिप्स जो हर माँ बाप को पता होना चाहिए। और देखा जाए तो ये एक जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है जो सबसे कम लोग ध्यान देते हैं। तो गुड पेरेंटिंग का मतलब है कि आप जीवन में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, चाहे कुछ भी करें, उनमें सबसे बड़ा है किड्स के ऊपर, बच्चों की परवरिश। और 10 साल अगर स्टार्टिंग के यानी 10 साल की उम्र तक अगर बच्चों का आपने कुछ खास बातों से ख्याल रखा, तो याद रखें कि आपकी ज़िंदगी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी सुधर जाएगी और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस फैक्टर में आपको क्या सबसे ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि रफली तो मालूम है आपको कि क्यों ज़रूरी है टॉपिक, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि व्हाई दिस टॉपिक। नंबर वन, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज almost all the parents put their hard work, lot of effort for betterment of their kids। इसके बावजूद भी क्या होता है कि अगर किसी वजह से बच्चों का जो भविष्य है, उनको जॉब की प्रॉब्लम, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम जब आती है तो माँ बाप के सामने ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुविधा, एंड दैट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। तो इसलिए ये टॉपिक अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपको लगेगा कि हमने लाइफ में ये चीज़ वाकई में काम की है। तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। ओके, तो याद रखें कि आपका जो फ्यूचर है, योर फ्यूचर इज इक्वल टू योर किड्स। ओके, आपके जो बच्चे हैं वो आपका भविष्य है, ये आप अच्छे से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सबसे पहले तो नंबर वन मैं आपको बता देता हूं कि ज्योतिष की भाषा में ये जो कुंडली है ये हमारी जिंदगी का एक चक्र है। ये कुंडली सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं है, ये कुंडली जीवन की हर घटना को समझने के लिए है। यहाँ से शुरुआत होती है और ये 12 हमारी जिंदगी के जंग हैं, जिंदगी के क्षेत्र हैं। ये जिंदगी के अलग अलग तरह की समझिए कि परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम जिंदगी को जीतते हुए चले जाते हैं। जो इंसान, अगर समझिए कि जिसका पंचम भाव अच्छा है, फिफ्थ हाउस, इसका मतलब है कि वो इंसान नई चीज़ें सीखने में बहुत इंटरेस्ट लेता है, अपने बच्चों के साथ उसको बहुत अच्छा लगाव है, वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। तो फिफ्थ हाउस ये जो है त्रिकोण है, यहाँ पे 1, 5, 9, तीन त्रिकोण में से पांचवा जो भाव है ये पिछले जन्म से कनेक्टेड होता है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके जन्म से लेके अब तक की जो मेहनत है, अगर किसी का पूछा जाए कि कोई इंसान इस जन्म में कितनी मेहनत कर सकता है, कितना सीख सकता है लगातार, कितने उसकी ग्रोथ हो सकती है लाइफ में, तो ये फिफ्थ हाउस बताएगा। भक्ति भी यही बताता है। भक्ति का मतलब है कि भाव की पराकाष्ठा। भक्ति का मतलब सिर्फ जप करने से, पूजा करने से नहीं है, आपके जो भाव हैं वो कितने ऊपर जाकर आज्ञा चक्र तक जा सकते हैं, वो है ये पांचवा भाव। ये बताता है कि आप चीज़ों को कितना जल्दी समझ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। तो पंचम भाव संतान का है, चिल्ड्रन का है। क्यों है ये? क्योंकि जब आप सीखेंगे, जब आप करेंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे। क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप सिखाते हैं,
वो नहीं करते जो आप पढ़ाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको फिर से समझ ले। बच्चे वो नहीं करते जो आप पढ़ाना चाहते हैं, जो आप सिखाना चाहते हैं। बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं। बच्चे आपके हर हरकत को, आपके हर मोमेंट को, आपके हर बात को, हर समझिए कि बिहेवियर को वो सबकॉन्शियसली कॉपी करते रहते हैं। हर बात को उनके जहन में वो हर पल एक समझिए कि उतरती रहती है और वो उसको सीखते रहते हैं। तो इसीलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में पांचों भाव कमजोर है तो भी आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें तो आपका पांचवा भाव मजबूत हो जाएगा। अगर हम ज्योतिष की भाषा में उपाय करें कि भाई पांचवा भाव हमारा कमजोर है तो क्या करें, सीधे सीधे आप उपाय कीजिए अपने बच्चों के लिए। मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा उनको फॉलो कीजिए। ओके, तो पहले मैं आपको सीधे सीधे टिप्स बता देता हूं सो दैट आपको सीधे सीधे समझ में आएगा। ओके, नंबर 1, जो गुड पेरेंटिंग है ये स्टार्ट होता है आपका समझिए संस्कार से। गुड पेरेंटिंग स्टार्ट्स विद संस्कार। अगर आपके परिवार के संस्कार, जिसको हम बोल सकते हैं कलेक्टिव संस्कार, कलेक्टिव संस्कार मतलब आपके परिवार के अंदर लोगों में बहुत प्यार है, सम्मान है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट है, सब कुछ अच्छी है, वो सारी चीजें आपके बच्चों पे आएगी स्ट्रेट वे। या फिर आपके घर में जिस तरह की एनर्जी है वो सारी एनर्जी आपके बच्चे ऐसे स्ट्रेट वे रिसीव कर लेंगे। तो ये उनके लिए एक फाउंडेशन बन जाएगा। तो नंबर 1 इज कलेक्टिव संस्कार, जो कि पिछले जन्म से एक्चुअल में होता है। पिछला जन्म छोड़िए, इस जन्म के अंदर परिवार के इफेक्ट से होता है, वो भी छोड़िए, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम से होता है। क्योंकि जब आत्मा बच्चे के रूप में एक सक्रिय बन जाती है, एक्टिव बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में जायगोट, उस टाइम से उसके अंदर सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी टू रिसीव द नॉलेज, टू रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम द थॉट ऑफ मदर एंड फ्रॉम द एनवायरमेंट। इसका मतलब है कि मदर मस्ट डू नंबर 1, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को हमेशा सात्विक फूड, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो वेस्टर्न सिलेबस से पढ़ के नॉनवेज की चीज़ें बार बार पढ़ता है और वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बताएगा कि आप अंडा खाइए, आप वो खाइए, जो कि बहुत डेंजरस है। ऑलवेज फॉलो सात्विक फूड। नंबर टू इज रिलीजियस बुक्स या स्पिरिचुअलिटी बुक्स, वो पढ़ना चाहिए उस टाइम पे। नंबर थ्री इज लर्निंग समथिंग। सात्विक फूड से लगन मजबूत होगा, रिलीजियस बुक से 9th हाउस कुंडली का मजबूत होगा, लर्निंग समथिंग ये 5th हाउस मजबूत होगा। ओके, ये मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली के सारे भाव मजबूत हों, मतलब ये नहीं कि पूरे मजबूत हो जाएंगे लेकिन उनको एक एनर्जी मिलेगी। मतलब अगर आप हेल्थ का ख्याल रखेंगे, नेचुरल फूड सात्विक खाएंगे तो लगन मजबूत होगा। आपका बिहेवियर, टॉकिंग वे, हाउ यू ईट, हाउ यू टॉक, ये सेकंड भाव मजबूत हो जाएगा बच्चों का। अगर आप कुछ क्रिएटिव हैं, कुछ करते हैं, तो थर्ड हाउस मजबूत हो जाएगा। अगर आप इमोशनल फैक्टर को स्ट्रांग बनाते हैं, कैसे, रेस्पेक्ट करके दूसरों का, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू मस्ट रेस्पेक्ट एंड यू शुड ऑलवेज फील ब्लेसिंग एंड ग्रेटफुलनेस, तो आपका फोर्थ भाव मजबूत होगा। अगर आप कुछ सीखते हैं, एजुकेशनल टाइप और समथिंग, क्रिएटिविटी सीखने में, थर्ड हाउस में और फिफ्थ हाउस में क्या फर्क है? थर्ड हाउस होता है शॉर्ट कोर्स, वन डे समथिंग कुछ सीखा शॉर्टकट में, शॉर्ट जर्नी होता है। फिफ्थ हाउस का मतलब है लॉन्ग कोर्स। ओके, और लॉन्ग कोर्स का रिसर्च है 9th हाउस, तो इसलिए फिफ्थ हाउस का आप कुछ सीखें। छठा भाव क्या है? सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा भाव, सर्विस। और छठा भाव क्या होता है? प्रॉब्लम टैकलिंग, हाउ यू टैकल द प्रॉब्लम।
समझिए कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसका रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम मूड स्विंग्स होते हैं। स्विंग्स मूड स्विंग होने की वजह से नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर मूड स्विंग्स एंड बी पॉजिटिव एंड डोंट रिएक्ट नेगेटिव, अदरवाइज योर सिक्स्थ हाउस एंड इट विल अफेक्ट चिल्ड्रंस सिक्स्थ हाउस। ओके, सेवेंथ हाउस का मतलब है हाउ यू कनेक्ट, व्हाट इज योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ यू कनेक्ट टू दिस वर्ल्ड। सेवेंथ हाउस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू शुड ऑलवेज बी वेरी मच practical when you are interacting somebody, when you are talking to somebody। एंड दूसरा चीज होता है कि सेवेंथ हाउस से आपको समझिए कि एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है, पॉजिटिव, यानी कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग लगना। सो ये हो गया। एट हाउस क्या है? एट हाउस इज ऑकल्ट एंड सीक्रेट्स एंड फियर फैक्टर। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका मन में फैमिली की वजह से, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, यू आर इन टेंशन, यू आर इन वरी, यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर इन सम लाइक कंफ्यूजन, तो एट हाउस आपके अंदर फियर फैक्टर क्रिएट कर देगा और ये फियर फैक्टर बच्चों में आ जाएगा। सो ऑलवेज अवॉइड दैट फियर फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाइन्थ हाउस क्या है? अगर आप रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं एंड किसी गुरु को रेस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, या अपने इष्ट देव के लिए, फिफ्थ हाउस से गुरु का मतलब होता है नॉलेज गुरु, नॉट जस्ट रेस्पेक्टिंग गुरु। एक तो होता है सिर्फ हमने हाथ जोड़ लिए, नमस्ते कर ली, वो एक गुरु है। नो, गुरु का मतलब असली है जो रियली में आपको सही रास्ता दिखाए। गुरु, गु मीन्स अंधकार, रू मीन्स दूर करने वाला। तो गुरु मस्ट बी एक्चुअली ए टीचर, नॉट जस्ट ए सेंट हु इज जस्ट यू आर जस्ट टचिंग द फीट एंड दैट्स ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक अलग है, वो कर सकते हैं, लेकिन असली गुरु वो है जो आपको रियल नॉलेज दे, रास्ता दिखाए। दसवां भाव जो होता है वो आपके अंदर जो फेम है, क्रिएटिविटी का रिजल्ट जो देता है। समझिए कि 10वें भाव से आपके अंदर आएगा कि आपके जो अथॉरिटी है या विल पावर है, ओके, ये आएगा, पद जिसको बोलते हैं। 11वें भाव से नेटवर्क, ओके, 12वें भाव से मोक्ष। 12वें भाव से क्या होगा कि आप जब सोते हैं, सोने के टाइम पे अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं तो 12वें भाव को अफेक्ट करते हैं ये। तो एनीवे, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी if you are practicing good things that will be received directly by your kid। ओके, ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट, ओके, बच्चे को जो है 5, चाणक्य ने कहा है कि 5 इयर्स की एज तक आप प्यार करें। लव योर चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 5 एंड 6 to 10 आपको क्या करना है? डिसिप्लिन लेके आना है, मतलब एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे में। सुबह टाइम पे उठना है, टाइम पे सब कुछ करना है, उसको जिम्मेदारी सिखाना है। एक फियर फैक्टर, थोड़ा सा डर होना चाहिए। इसको तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन प्रीत नहीं। बच्चे को अगर आपने इस एज में थोड़ा सा फियर फैक्टर दिखाया, मतलब उसको डर होना चाहिए कि इफ आई विल डू रॉन्ग आई विल गेट सम स्कॉल्डिंग, मुझे एक डांट मिल सकती है। तो भय बिन प्रीत नहीं, ये एक लंबा है, मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ये है 6 से 10 की एज तक आपको हमेशा डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, और 11 से 15 क्रिएटिव बनाइए किसी फील्ड में, और 16 से बाद में फ्रेंड बनाइए। ओके, ये एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको समझ लेना अच्छे से, और ये बहुत बड़ी बात है, और इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको वाकई में फ़ायदा होगा। ये जो गुड पेरेंटिंग है ये एक ही टॉपिक में नहीं होगा, इसको हम कई टॉपिक में करेंगे, इसलिए समझिए कि इसके ऊपर हम टोटल 5 सेशंस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट सेशन बेसिक है कि क्यों हम करें और क्या सिंपल टिप्स हैं, तो इसी को आप ध्यान में रखते हुए करें। एक संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टा बको ध्यानम। क्वाक चेष्टा मतलब कोवे जैसी चेष्टा। ये है एक्चुअली विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। विद्यार्थी का मतलब आपको खुद फॉलो करना है, सो दैट बच्चे भी वो फॉलो करें, या फिर आप कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाए बच्चों के लिए स्टार्टिंग से। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च। स्वान
निद्रा तथैव च। सो काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी पंच लक्षणम। क्योंकि मुझे बहुत कुछ बताना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ऐसे लिख रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। कोवे जैसी चेष्टा मतलब हर पल जो है एक्टिव रहने वाली चेष्टा। बको ध्यानम फोकस। आपने देखा होगा जो बुगला होता है जब खेत में वो किसी छोटे से अपने भोजन की तलाश में रहता है तो बहुत फोकस से उसको जो है मतलब कभी भी उसका निशाना नहीं चूकता है, यानी कि उसका फोकस बहुत अच्छा है। ये हम विद्यार्थी के लिए कैसे बोलेंगे? अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसका ध्यान इतना तेज रहेगा कि आसपास कितना भी डिस्टरबेंस है, कंप्लीट फोकस ऑन स्टडी। स्वान निद्रा मतलब इतना भी ज्यादा ना खाए कि वो ऐसे सो जाए। तो स्वान का मतलब कुत्ते जैसी नींद। स्वान की जो नींद होती है वो इतनी सरल होती है कि वो आराम से उठ जाता है। वो कब पॉसिबल है? जब आप कम खाना खाएंगे या सात्विक खाएंगे। जब भी आप तामसिक या राजसिक ज्यादा खाते हैं तो आपको नींद बहुत ज्यादा आती है। क्यों आती है? सात चक्रों की भाषा में मैंने बताया था कि आप अगर भारी खाना खाएंगे तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो सारी उसमें लग जाएगी और आपको नींद आ जाएगी और आप हमेशा तंद्रा में रहेंगे, आलस्य में रहेंगे। तो अपने बच्चों को हमेशा सात्विक फूड खिलाएं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि अपने खुद तो खाते ही हैं उल्टा सीधा, बच्चों को भी बोलते हैं कि आज तुझे वो पसंद नहीं, वो खा ले, वो खा ले। और बस उनकी जो है फिर एक बार उनको टेस्ट की आदत पड़ जाती है ना, हाई फाई टेस्ट, तो बच्चे फिर वैसे ही उनको हाई फाई चाहिए। पूरी जिंदगी फिर उन्हें हाई फाई खिलाते रहो और बीमार पड़ते रहो और इसी चक्रव्यूह में मूलाधार के चक्र में माया के चक्र में पड़े रहो और फिर परेशान होते रहो। ऊपर उठने की तरीका है कि आप पहले से ही उनको एक्टिव रखिए। अल्पाहारी ये उसी से आता है। अल्पाहारी मतलब आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो ऐसे नींद में न चली जाए, तो अपनी प्राण ऊर्जा को पढ़ाई में अच्छी चीजों में लगाइए। ओके। जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं होता है वो लोग कुछ भी खाएं तो चलेगा, वो सोते रहेंगे खाते रहेंगे, सोते रहेंगे खाते रहेंगे, चल जाएगा। लेकिन बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, खुद क्रिएटिव बनना है, तो बिल्कुल सेलेक्टिव बनिए खाने में। उल्टा सीधा मतलब मत खाइए, ठीक है? टेस्ट के चक्कर में वो भी खा लो वो भी खा लो, इसका कोई लिमिट नहीं है। आपके सामने 56 भोग आ जाएंगे, वो भी आप खा जाओगे, फिर उसके बाद पता चलेगा कि कोई लिमिट नहीं है। यू कैन कंटिन्यू ऑन दैट। सो ऑलवेज बी वेरी सेलेक्टिव इन फूड एंड ऑलवेज ईट सात्विक फूड। गृह त्यागी, गृह त्याग का मतलब होता है कि जो मैरिड लाइफ का जो एक फैक्टर है, प्लस दूसरा होता है कि आप जो है घर की चीजों में इंटरेस्ट ना लें। घर घर का मतलब जो किसने क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीजें में इंटरेस्ट ना लें। विद्यार्थी पंचलक्षणम, और विद्यार्थी का मतलब सिर्फ बच्चों से नहीं है, हर इंसान के लिए लागू है, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में बताया है। ओके। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा, आपको बताना जरूरी समझा। अगला है कि आपने सुना होगा पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र, पूत का मतलब सिर्फ पुत्र से नहीं है, बच्चों से है। अगर संतान आपकी कपूत है तो पैसा इकट्ठा क्यों करना है? वो वैसे ही उसको अगर वो अच्छे नहीं है तो पैसा आपका बर्बाद कर देंगे, इसलिए पैसे को इकट्ठा ना करें, उनको क्रिएटिविटी में लगाएं पहले से ही। पूत सपूत, अगर पूत सपूत है तो भी पैसा किस लिए जोड़ना है, वो अपने आप कमा लेंगे। संतान यानी कि कमा लेगी खुद। तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि आप जीवन में अपने पैसे को
कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट क्रिएटिविटी पे, टैलेंट पे, अच्छी आदतों पे व्यस्त लगाएं। जैसे कि आप म्यूज़िक आइटम्स खरीदें या फिर कहीं ट्रेनिंग दिलाएं, कहीं पे कुछ कराएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस पे इन्वेस्ट करें। और उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जब दिल में भावना होती है, जहाँ मीन्स जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, वो आप कर सकते हैं। ओके। उसके बाद होता है डोंट फोकस ऑन एजुकेशन बट संस्कार। डोंट फोकस ऑन ट्रेडिशनल एजुकेशन। जो हम अपने बच्चों को क्या कराते हैं, बीटेक, एमटेक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये सब, ये जितनी भी वेस्टर्न फिलॉसफी है, ये सारी जो हैं, बीटेक, एमटेक, सब कुछ, ये क्या है, ये एक नौकर बनाने की दिशा में सिस्टम है। So I am against this system to do lot of degrees, MTech, BTech, medical and all। ये सारी चीज़ें जो है, एक तो आपका पैसा बर्बाद कर देती हैं, और ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, ये सारी चीज़ें करके बच्चे सीधे सीधे बोलते हैं फॉरेन जाना है माँ बाप को छोड़ के, या फिर वो इन सब चीज़ों को जब सीखते हैं, तो ये सारी चीज़ें राहु के इफेक्ट की हैं। ओके, दीज आर नॉट एक्चुअली द वैदिक कल्चरल सिलेबस और समथिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ना पढ़ें, बट अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपके संस्कार अच्छे हैं, तो आप अपने आप वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड आज की डेट में योगा के फील्ड में है। आप इस फील्ड में पीएचडी कराइए, इस फील्ड में कुछ भी कराइए। आप म्यूज़िक है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो मंत्र शास्त्र है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में भेज दूंगा। बट आप नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ एटलीस्ट अगर आपको बीटेक भी कराना है कराइए, बट ये चीज़ों को साथ में रखिए, सो दैट बच्चों को हमेशा ये चीज़ें सीखने की वजह से अपने माँ बाप से जुड़े रहेंगे। वो होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे कितना भी पढ़ लिख लेते हैं, उनके मन में क्या आता है, सीधे अंग्रेजी बातें आते हैं, इंग्लिश बोलना है, यानी फॉरेन, राहु वाली चीज़ें। मैंने आपको बताया सारा सिलेबस राहु का है, और राहु का सिलेबस क्या होता है, वंस राहु इज एक्टिव बिकॉज ऑफ योर स्टडी, तो क्या होगा, नंबर वन, बच्चा जो है इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश सीखना प्रॉब्लम नहीं है, बट ही विल बी इंटरेस्टेड इन फॉरेन पीपल एंड कनेक्टेड विद फॉरेन। नंबर टू, विदेश में जाके सेटल होना चाहेगा, फॉरेन सेटलमेंट। नंबर थ्री, लेस रिस्पेक्ट टू द कल्चर। आप समझेंगे कि एक टाइम के बाद, अगर समझिए कि आप आने वाली 2-3 पीढ़ियां अगर इस तरह से ये सारी चीज़ें पढ़ती रही और अपनी वैदिक कल्चर और सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, तो क्या होगा कि अपनी कल्चर कोलैप्स हो जाएगी, और वो हो रही है धीरे धीरे। लेकिन काफ़ी लोग जो है उसमें कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इट इज़ slowly boosting up। Okay, so finally what I want to say that please focus on our Vedic culture also in parallel। आपको कुछ भी पढ़ाना है पढ़ाइए, बट साथ में इसका ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पुंसवन संस्कार, इसके बारे में मैं आपको this is Vedic culture and Vedic tradition and it's something like 16 संस्कार जो होते हैं, उनमें से ये एक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी संस्कार होते हैं, जो भी आपकी जो जितने भी हमारे फॉलो करने चाहिए, उनको हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, जो कि बहुत साइंटिफिक हैं। ओके, एंड उसके बाद आता है डोंट टीच योर चिल्ड्रंस। उनको सिर्फ ऐसे नहीं कि बच्चों पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, आप खुद उनके साथ बैठिए एंड बुक्स के थ्रू मत पढ़ाइए उन्हें। बच्चों को बुक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बुक से तो वो रट्टा मार सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें बार बार बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और वो ज़बरदस्ती बुक खोल के पढ़ेंगे, एंड दैट विल नॉट बी सो इफेक्टिव। अगर आपको सच में अच्छे से पढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए आपको, असल में लाइव डेमोस्ट्रेशन,
कैसे? अगर आपको मैथ पढ़ाना है तो आप कुछ भी समझिए कि कुछ भी आप 2-3 आइटम रखें, उनको काउंटिंग के हिसाब से, मतलब लाइव डेमो करें किसी भी सब्जेक्ट का, चीज़ों के बारे में बताएं। आपको कुछ भी बताना है तो हर चीज़ को आप घर की चीज़ों को एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। ओके, हर चीज़ का आपको प्रैक्टिकल कराएं। ओके, प्रैक्टिकल। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस की बुक मिल जाती हैं, बच्चों को टाइम बोले कि आप पढ़िए, और बच्चे ठीक से पढ़े ना पढ़े आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं। ओके, और आजकल तो मोबाइल की वजह से ऑनलाइन क्लास के नाम पे वो बहुत कुछ मोबाइल से सीखते हैं, लेकिन जितना सीखना चाहिए, जो पहले ज़माने में जब कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी, पहले कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी, उस टाइम पे जो आईक्यू लेवल था, जो विद्या का लेवल जिसको बोलते हैं, वो बहुत हाई था। आप खुद देखिए कि जो पुराने ज़माने के लोग हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें बाय हार्ट होती हैं, लेकिन आज का जो बच्चा है, वो सब कुछ डिपेंड होता है मोबाइल पर। हर चीज़ का, इवन कैलकुलेशन करना है तो मोबाइल से करना है, पढ़ाई करना है तो मोबाइल से करना है। तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देने के साथ-साथ उनके माइंड पे भी काम करें कि उनका जो मेमोरी है, मेमोरी कैसे बढ़ सकता है? मेमोरी बढ़ाने के लिए नंबर 1, वो हाथ से लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस करें। नंबर 2, उस चीज़ को बोलें, स्पीकिंग। नंबर 3, डिस्कशन, कोई भी टॉपिक को डेली डिस्कशन करना है। नंबर 4, डिस्कशन के अलावा ग्रुप एक्टिविटी करें। ग्रुप एक्टिविटी मतलब आसपास के बच्चों को एक साथ लेके आप कुछ अंताक्षरी कर सकते हैं, या फिर समझिए कि उनको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उनको गेम खिला सकते हैं, या फिर उनके साथ मस्ती कर सकते हैं। बट रिमेंबर, मेमोरी बढ़ाने के लिए दे शुड बी कनेक्टेड बाय हार्ट। वो जबरदस्ती रट्टा नहीं मारेंगे तो अपने आप उनका दिमाग तेज हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें मिनिमम है। और भी बहुत सारे माइंड के टिप्स हैं, जैसे कि आप उनको भ्रामरी कराएं। भ्रामरी योगा है जिससे मेमोरी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। ओके, ओम चैंटिंग कराएं। ओके, और डेली जो है इनको डेली नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा एंड ऑल, ये कराने से उनको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अपने बच्चों को कभी भी बच्चा ना समझे। हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, कुछ भी बात वो बच्चा पूछेगा, सवाल पूछेगा, तो आप क्या बोलेंगे कि आप बच्चे हो, ये सवाल जो है बच्चे का नहीं है। आप कभी भी डोंट एज्यूम योर किड जस्ट a किड। अपने बच्चों को सिर्फ बच्चा ना समझे। हमेशा याद रखें कि बच्चे का जो सवाल है उसको उतने ही सीरियसली, जो कि बच्चा बहुत सीरियस होकर सवाल पूछता है और आप उसको इतना सीरियसली बताते नहीं हैं, तो बच्चे के अंदर जो एक रिसर्च की एबिलिटी है, जो वो कुछ करना चाहता है, वो कम होने लगती है। आप बच्चों को बच्चा ना समझ के उन्हें हमेशा जिम्मेदारी देना देना सिखाएं। उनको हमेशा कुछ अपनी बातें शेयर करें कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे पूछें हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड। बच्चों को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, बच्चों का दिमाग, आपको पता नहीं है कि उनका दिमाग कितना तेज चल सकता है, बट आपने उनको मौका नहीं दिया। आपने समझा कि वो बच्चे हैं, उनसे क्या बताना है, लेकिन नहीं, बच्चों को हमेशा बड़ा समझे। और बच्चों से आप, ये अगले सेशन में बताऊंगा, 108 गुड थिंग्स, ये टॉपिक बड़ा हो जाएगा बट मैं इसमें से कुछ कम कर दूंगा। गुड थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम योर चिल्ड्रन। बच्चों से हम जिंदगी का सब कुछ सीख सकते हैं। बच्चों के अंदर वो सारी अच्छी चीजें होती हैं। बच्चे का मतलब है अप टू द एज ऑफ 10 साल की एज तक, क्योंकि वो नेचुरल एक गॉड गिफ्ट होता है। उनके जो चक्र होते हैं, उनकी हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की। ओके, उनके अंदर जो है समझिए कि ब्लेसिंग एनर्जी भी होती है। अगर वो दिल से, अगर आप उनसे के साथ कनेक्ट हैं, दे कैन हील यू। ओके, एंड उनसे आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, अगले सेशन में कवर करेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज,
बच्चों को हमेशा बिजी रखें। इससे पहले कि बच्चे मोबाइल में या किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाएं जो कि शायद इतनी अच्छी ना हो, कीप देम बिजी। और इसके लिए क्या करें, एक शेड्यूल बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, आप एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख के और अपने एक उनके क्लासरूम में, उनके जो है या फिर स्टडी रूम में उनका एक जगह पे चिपका दें और उसको पढ़ें। और साथ में जितने भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं या जो भी हैं जो आप सिखाना चाहते हैं, उनके कलर प्रिंट निकालें और कलर प्रिंट को आप अपने स्टडी रूम में या कहीं पे लगाएं। कलर से उनको विजुअल्स, क्योंकि बच्चा जो सीखता है वो कैसे सीखता है, डिफरेंट टाइप का साउंड, बच्चे को डिफरेंट कलर बहुत पसंद है। उसी टॉपिक को आप कलर के साथ बताएंगे उन्हें बहुत पसंद आएगा। डिफरेंट साउंड, साउंड का मतलब है कि उनको विजुअल्स पसंद है, इसलिए तो मोबाइल पे चिपका रहता है। जैसे आपको मोबाइल पसंद है, बच्चे को मोबाइल क्यों पसंद है, कि बच्चे को मोमेंट्स, विजुअल्स बहुत पसंद होते हैं। तो आप इसका फ़ायदा करें कि उस मोबाइल को अगर आपको देना ही है तो उस मोबाइल के अंदर आप ऐसा प्लान करें कि ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं। आप मोबाइल में अगर खुद थोड़ा सा मेहनत करें, वो मैं अपने अगले सेशन में बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अननेसेसरी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ में बच्चों को भी रियलाइज़ कराएं कि अगर उसमें मोबाइल में कुछ भी वो अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कुछ अलग करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सीरियसनेस बताएं उसका। उसके बाद अगला पॉइंट है, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें अपने घर के काम में। इन्वॉल्व दैम इन योर होम एक्टिविटीज़। अगर याद रखें, बच्चे आपके घर पे जो जितने भी काम है, चाहे वो खाना बनाना है, घर में सफाई है, या फिर कुछ अरेंजमेंट करना है, एनीथिंग, आप बच्चों को ये ना समझे कि अलग हो जाओ, हमें काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। ये बहुत ही छोटी सोच है। हमेशा बच्चों को मतलब ये जो हम बोलते हैं कि ये सैटर्न लेवल की चीज़ें होती हैं, जब हम बच्चों को मना करते हैं, उनको हमेशा बच्चा समझते हैं, तो आप उनके साथ हृदय चक्र से जुड़े। ओके, हृदय चक्र का मतलब है कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हों। जैसे अगर आपको खाना बनाना है तो आप उनके साथ एकदम ऐसे, जैसे कि बच्चे आपस में बहुत प्यार से बात करते हैं, आप उनसे भी बात करें, खुद उनके साथ बच्चे बन जाएं। अगर आप खुद भी बच्चे बनेंगे तो आपके सारे चक्रों पे एक्टिवेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपको भाव लेके आना पड़ेगा। बच्चा बनने के लिए बच्चों जैसा भाव आपको लाना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाव का मतलब ही है ऊपर के चक्रों में जाना। जीवन में सफलता होने के लिए भाव ही जरूरी है। इसलिए बच्चों के साथ जितना समय आप निकालेंगे, आपके चेहरे पे एक बचपना रहेगा, एक मासूमियत रहेगी, एक अच्छी खुशी रहेगी और आपको एनर्जी रहेगी, और वही एनर्जी आपको हीलिंग भी करेगी। इसलिए बच्चों के साथ मस्ती करें, खेलें, उनके साथ उस तरह से सोचें जैसे बच्चे सोचते हैं। जैसे कि हम बच्चों के साथ खेलते हैं, आइस पाइस खेलते हैं, या फिर छुपम छुपाई खेलते हैं, या फिर कुछ भी खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी खेलें। ये ना सोचें कि आप बड़े हैं, ये ना सोचें कि आप बड़े हैं। जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे तो आपकी जो बॉडी की सेल हैं वो भी वैसे ही डेड होनी शुरू हो जाएंगी। इंसान जो उम्र का कम या ज़्यादा होना, उसके ऊपर भी एक सेशन करूंगा। वो फर्क पड़ता है कि उसके हर पल के जो थॉट्स है, समझिए कि एक दिन में अगर उसके 20,000 उसके थॉट्स आते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, उन थॉट्स में अगर वो हायर चक्रा के थॉट्स हैं तो ऐसे इंसान को कभी बीमारी नहीं होती, एज ज़्यादा रहती है, पॉजिटिव माइंड, सब कुछ होता है। इसीलिए
आप अपने आप को ये ना समझे कि हम बड़े हो गए हैं, हमेशा अपने आप को एक बच्चा समझे। बच्चा समझे, बच्चों की तरह बिहेव करें, एक्टिंग करें, मस्ती करें, दिल से फ्रैंक रहें। जब ज़रूरत है मैच्योरिटी की टाइप से बात करें, लेकिन जब मौका मिले बड़ों से भी मस्ती की तरह बात कर सकते हैं। आपको खुद मजा आएगा, करके देखें, मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, बच्चों को हम क्या करते हैं कि बच्चे परेशान करते हैं तो हम टॉफ़ी देते हैं। तो डोंट गिव समथिंग अट्रैक्टिव, टॉफ़ी एंड ऑल। ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं। क्योंकि समझिए कि आप घर पे आते हैं और एक टॉफ़ी लेके आते हैं, टॉफ़ी दी तो बच्चे हैं ना आपका इंतज़ार कभी नहीं करेंगे, वो टॉफ़ी का इंतज़ार करेंगे। उन्हें आपसे प्यार नहीं रहेगा, उन्हें टॉफ़ी से प्यार हो जाएगा। और टॉफ़ी उनके दांतों को ख़राब करेगी, उनके डाइजेशन को ख़राब करेगी, उनको भूख कम लगेगी, खाना ठीक से नहीं खाएंगे, मम्मी की चिंता होगी, फिर उनको ज़बरदस्ती डांट के खिलाया जाएगा। तो ये एक सर्कुलर है। ये एक बार चक्र में पड़ गए टॉफ़ी और ये सब चीज़ों में, तो समझिए कि ये चक्र जो है आपको नीचे के चक्रों में ले जाएगा। ओके, तो इसलिए क्या कर सकते हैं हम बच्चों को अच्छे से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं उनको कि जो टॉफ़ी है इट इज़ वेरी डेंजरस। क्यों है डेंजरस, उसके बहुत सारे आप वीडियो दिखा सकते हैं या फिर आप उनको समझा सकते हैं। उसके बाद जब उन्हें एहसास हो जाएगा, आप विश्वास करें कि वो मान लेंगे। दे विल बी हैप्पीली एक्सेप्टिंग दैट पॉइंट, एंड वो दूसरों को भी बोलेंगे। शॉप पे भी जाएंगे, मना कर देंगे कि नहीं हमें टॉफ़ी नहीं खाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर कन्विंस होंगे तो आप लाइफ में समझिए कि बच्चों के अंदर इतनी मैच्योरिटी होगी, इतनी समझदारी होगी कि वो अपने आप आपके भी गुरु बन जाएंगे। मतलब आप कहने के लिए वो बच्चे हैं लेकिन वो आपके गुरु बन सकते हैं। तो अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश करें कि वो आपके गुरु बन जाए, वो आपको समझाएं जीवन के बारे में। उसके बाद आता है पॉइंट, डोंट गिव टू मच टेस्टी फूड। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी लगभग बता चुका हूँ, बट हम क्या करते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं बेटा क्या खाना है, और फिर बच्चे को पता नहीं होता है। उसको तो सबसे टेस्टी वाली चीज़ याद आती है कि लास्ट टाइम अगर मैंने 10 चीज़ें खाई थी, उनमें सबसे टेस्टी तो समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी फास्ट फूड ले लीजिए आप, कोई भी फास्ट फूड हो सकता है, कि वो फास्ट फूड खाया था, वो बनाइए बस। आपने कंट्रोल बच्चों को दे दिया। आप ऐसा कभी ना करें, आप सादा खाना खाएं और बच्चों को बोलें यही खाना बेस्ट है। आपने अगर उनको कन्विंस कर दिया तो हमेशा वो मानेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, पहले हम बच्चों की आदत ख़राब करते हैं, टेस्टी खाना खा दे के, उनको ज़्यादा सुविधाएं दे के, उनको ज़्यादा फैसिलिटी दे के, उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा के, और फिर जब वो हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के बच्चे जो हैं हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब समझिए कि आप जो डेली लाइफ में आपको आदत है जिन चीज़ों की, अगर आपकी खुद की आदत फास्ट फूड खाने की है, खुद की आदत जो है बाहर ज़्यादा पैसा उड़ाने की है, आपको आदत है नई नई चीज़ें खरीदने की है, तो समझिए कि आपके बच्चे आपके भी गुरु बन जाएंगे। वो गुरु तो बनेंगे, वो चाहे अच्छी चीज़ें करो या खराब करो। अच्छी चीज़ें करोगे तो अच्छी चीज़ों के गुरु बन जाएंगे, खराब करोगे तो खराब चीज़ों के गुरु बन जाएंगे। बच्चे आपसे ऊपर ही जाएंगे वो। ओके, तो सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। और हाँ, जो भी चीज़ बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो उसकी स्टोरी बनाएं आप। स्टोरी टेलिंग बच्चों को बहुत पसंद है। ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं आपको फटाफट मैंने लिखा और जस्ट शेयरिंग द सेम थिंग। एंड स्टोरी टेलिंग मतलब आप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर एक भावना, पेड़ पौधों के बारे में, हेल्प के बारे में, तो आप एक स्टोरी बना दीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो स्टोरी जो है आपको कहीं बुक में पढ़नी हो, आप खुद क्रिएट कीजिए स्टोरी कि ऐसे ऐसे एक बार ये हुआ था, एक बार ऐसे हुआ था। अपने बचपन की बातें बताइए उन्हें, खुद के बचपन की बातें बताइए, ताकि उन्हें समझ में आए कि आपने कितना लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो बच्चे हमेशा आपका रेस्पेक्ट करेंगे। तो बच्चों को वो सारी चीज़ें बताना है। ओके, एंड
जो चीज़ आपको रात को बच्चों को स्टोरी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अच्छे से समझ लेना। ओके। एंड बच्चों के लिए एक ऑलवेज दे नीड हग, मतलब उनको प्यार चाहिए हमेशा, इमोशनल एनकरेजमेंट करना है उनको। डोंट टू डिस्करेज, ऑलवेज एनकरेज। ये इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चा नाराज़ है, परेशान है या कहना नहीं मान रहा है, उसको सीधा जो है प्यार से हक कीजिए, उसे गोदी में लीजिए, उसको समझाइए। बच्चों को कभी कभी बोल नहीं समझ में, उनको सिर्फ प्यार से समझ में आ जाता है। ओके, तो यू कैन डू ऑल दी थिंग्स। मैं इनको बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। आई कैन टेक वन सेशन ऑन सिंगल वर्ड टॉपिक, बहुत टाइम लगा दूंगा मैं उस पर, लेकिन इसलिए मैं पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ, उसके बाद विल डिस्कस लेटर। ओके। एंड अभी भी 5 पेज बाकी हैं ये मेरे, बट मैं अभी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आफ्टर।